इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के नवनियुक्त प्रेसिडेंट हैं शिशिर जालान जी। आइए बात करते हैं इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में आपका ये सफर कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा सा अपने विचार साझा करें। अपनी कंपनी इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन से करीब 25 साल से जुड़ी हुई है और मैंने जैसे अपने व्यापार में अग्रसित हुआ और मैं व्यापार को संभालने लगा। सन 2005 से मैं इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेरी नियुक्ति हुई प्रथम, ठीक है। और 2005 से सन 2017 तक मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहा लगातार। जी जी। 2017 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त हुआ जी, ठीक है। उसके बाद 1 साल जॉइंट सेक्रेटरी रहने के बाद फिर कुछ 6 महीने तक मैं सेक्रेटरी पद पे हुआ। उसके बीच में साल भर बाद कुछ ही निजी कारणों की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर उसके बाद पिछले 2 साल तक मैं सेक्रेटरी था, ऑनरी सेक्रेटरी के पोस्ट पे, और रमेश जी के नेतृत्व में। और अभी फिर मैं एज अ प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ हूँ इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन में। तो करीब 17 साल से मैं इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के साथ एक्टिवली जुड़ा हूँ। प्लास्टिक व्यवसाय में आपका कैसे आना हुआ? हम लोग पहले जूट बैग बनाते थे, जी। तो हमारी जूट की कंपनी थी पहले। हम लोग पहले ये जो जूट लैमिनेटेड बैग होती थी जिसमें फर्टिलाइजर वगैरह पैक होती थी, फर्टिलाइजर टी वगैरह पैक होती थी, वो हम लोग बनाते थे। उसके बाद फिर हम लोग ने जूट का ये जैसे धीरे धीरे फर्टिलाइजर कंपनी और टी कंपनी सब प्लास्टिक बैगों में धीरे धीरे उन लोग शिफ्ट करने चालू कर दी। तो ये भी हमारे लिए नेचुरल ट्रांजिशन था कि हम प्लास्टिक बैग बनाना चालू करें, जो प्लास्टिक बैग रफिया बैग बनाना चालू करें, क्योंकि मार्केट की डिमांड जूट से हटके प्लास्टिक की तरफ जा रही थी। तो सन 1997 में हमने प्लास्टिक बैग का कारखाना चालू किया, जिसको एचडीपी रफिया बैग बोलते हैं, उसका कारखाना चालू किया। तो ये एक नेचुरल ट्रांजिशन है। और ये जो हमारी जो डिसीजन है, बहुत अच्छी डिसीजन रही कि हमने अपने आप को जूट से प्लास्टिक में कन्वर्ट किया। और उसके बाद प्लास्टिक सेक्टर ने जो ग्रोथ देखा है, आप सबको पता है, आपको भी पता है, आप भी प्लास्टिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और आज के दिन में प्लास्टिक इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करीब 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है प्लास्टिक सेक्टर में। आज पैकेजिंग में प्लास्टिक से अच्छी प्रोडक्ट कोई है नहीं जी। आज सीमेंट पैकेजिंग ले लो, फूड पैकेजिंग ले लो, या फर्टिलाइजर पैकिंग ले लो, इनके प्लास्टिक इज द ओनली चॉइस टू पैक द प्रोडक्ट। तो उसके बाद से निरंतर प्रयास करते करते इंडस्ट्री बढ़ाई गई। हम लोग भी प्रगतिशील दिशा में बढ़ते गए और इंडस्ट्री से भी अच्छा अनुभव मिला जी। सप्लायर भी खुश रहे, सबका ग्रोथ है। शिशिर जी, इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन की उपलब्धियां क्या रही आपकी नजर में अभी? सर, इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन ने हमने अभी 2020 में इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन का 60वीं वर्षगांठ हमने बनाई थी। जी जी। तो डायमंड जुबली बोलते हैं, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हमने बनाई थी। हालांकि कोविड रेस्ट्रिक्शन के कारण या कोविड प्रोटोकॉल के कारण हमने बहुत बड़ा अनुष्ठान तो आयोजन नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली वो वर्षगांठ हमने बनाई थी। हमने मेंबर्स वगैरह को कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह भेजे थे। और चूंकि आज इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन लास्ट 62 सालों से प्लास्टिक को प्रगतिशील करने में लगा हुआ है और निरंतर प्रयास कर रहा है प्लास्टिक को प्रगतिशील करने में, ठीक है। जी जी। तो जी हम लोग इसके अंदर इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन सबसे इसका महत्व काम है हमारा। देखिए, चूंकि हमारी हेड ऑफिस कलकत्ता में उपस्थित है और हम लोग ज्यादातर बंगाल के एंटरप्रेन्योर्स और ईस्टर्न इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए
और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है। जी जी। और हर 3 वर्ष के उसके अंदर इंटरवल में हम लोग अपना एंड प्लास एग्जीबिशन करते हैं। पिछला जी एंड जी। प्लास 2018 में हुआ था। जी तो उस समय करीब हमने 20,000 स्क्वायर मीटर का एरिया हमने कवर किया था और लगभग 800 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे, ठीक जी है। उसके जी। अलावा हमने एक नॉलेज सेंटर बिल्डिंग हमारी बन के तैयार खड़ी है, उसमें करीब 1 लाख स्क्वायर फुट प्लस स्पेस है, इसके अंदर हमने प्लान कर रखा है। कई एक हमने उसके बारे में, जैसे एक प्लास्टिक नॉलेज सेंटर के हिसाब से हमने वहाँ पे प्लास्टिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री को जो प्लास्टिक मशीनरीज है और जो प्लास्टिक के बारे में जो हमारे वर्क फोर्स है उसको तैयार करने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमने खोलने की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे। उसके अलावा एक रिसाइकलिंग सेंटर और वो हम खोलने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे हमें एनवायरमेंटल सेंटर बोल सकते हैं या उसको रिसाइकल सेंटर बोल सकते हैं। जिस हमने ये हमें दिखाना है, ये हम प्रदर्शित करना चाहते हैं कि प्लास्टिक निस्वर है और प्लास्टिक को कैसे सुचारू रूप से रिसाइकल करके आप रीयूज कर सकते हैं, अपसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक का लाइफ कभी खत्म नहीं रहती, कभी खत्म नहीं होती। प्लास्टिक बार बार रिसाइकल करके आप अपना प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं। शिशिर जी, इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन विस्तार को लेकर भी कुछ योजनाएं आपसे पहले के प्रेसिडेंट्स ने बनाई थी, तो इसका जो विस्तार है दूसरे प्रदेशों में ले जाए, दूसरे तमाम प्रदेशों में भी इसकी यूनिट खड़ी की जाए, तो सिलसिले में कुछ आप आगे कर रहे हैं? सर बिल्कुल, हमारी ये है कि हम हर प्रदेश में अपनी एक ऑफिस हो। जैसे हमारे चैप्टर्स ऑलरेडी हैं, जैसे झारखंड में एक चैप्टर है, नॉर्थ बंगाल में एक चैप्टर है, गुवाहाटी में चैप्टर है और उड़ीसा में एक चैप्टर है। और हमारी ये आशा रहेगी कि धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट में एक चैप्टर हम खोलें, बिहार में खोले, छत्तीसगढ़ में खोले, जितने ईस्टर्न रीजन है, और उन जितने भी अगल बगल में जो भी प्लास्टिक से जुड़े जो भी व्यापारी हैं वो हमारे मेंबर बने। लेकिन ये देखिए, लास्ट 2 साल में बहुत ज़्यादा इसमें गतिशील प्राप्त नहीं हुई है, लास्ट 2-3 साल में, क्योंकि कोविड रिलेटेड चैलेंजेस थी। और IPF ने भी गवर्नमेंट स्तर में गवर्नमेंट का काफ़ी हाथ बटाया है कोविड के मामले में। हमने कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हुए या कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुए, कोई मार्केट के अंदर सैनिटाइजेशन वर्क करना या अवेयरनेस क्रिएट करना, वो हमने साथ में गवर्नमेंट के साथ मिलके, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ में मिलके ये काम हमने किया। जी, MSME चूंकि प्लास्टिक इधर नॉर्थ बेल्ट में और खास करके ईस्ट में देखा जाए तो MSME है, लार्ज स्केल पे है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, तो उसके लिए कुछ योजनाएं आपने बनाई हैं? जी सर, ये योजना हम लगातार गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ या स्टेट गवर्नमेंट हुआ, इनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। हमने स्टेट गवर्नमेंट में कई बार प्रेजेंटेशन भेजा है कि जब ये लॉकडाउन के समय जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और ये जो डिमांड चार्ज है उनको वेव किया जाए। और टाइम टू टाइम हमने MSME डिपार्टमेंट में ये जो प्रेजेंटेशन भेजा गया कि इंटरेस्ट वेवर किया जाए हमारे यूनिटों का, प्लास्टिक यूनिटों का। और प्लास्टिक यूनिटों में करीब 2 साल तक कुछ एडिशनल टैक्सेशन एडवांटेज दिया जाए। कई एक जैसे टफ की स्कीम है या CLC/SCS की जो स्कीम है वो इनको भी इस तरह की स्कीम प्लास्टिक यूनिटों में भी दी जाए। जी जी। और इसके अलावा हम लगातार अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को हम ये दे रहे हैं कि जो फिनिश प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो FTA के कारण जो हमारे जो नेबरिंग स्टेट से जो कई जो फिनिश प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उस पे कंट्रोल किया जाए। और एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे, एज ए प्रेसिडेंट आपकी योजनाएं क्या हैं, IPF को किस तरह से आप आगे लेकर के बढ़ना? वेस्ट बंगाल के अंदर सर हम ये चाहते हैं कि प्लास्टिक इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, मेरी ये योजना है कि ये ग्रोथ को बरकरार रखें। हम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ और अन्य नेबरिंग राज्यों के, जैसे उड़ीसा सरकार है या
झारखंड सरकार है और नॉर्थ ईस्ट सरकार है, इनको हम अवगत कराएं कि प्लास्टिक की जो क्षमता है या प्लास्टिक कार्य क्षेत्र में जो क्षमता है वो और इट इज़ वन ऑफ द मेजर थ्रस्ट एरिया, और सब सरकार के लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए इट इज़ इन्होंने हम करीब आज करीब प्लास्टिक एग्जिस्टिंग जो हमारे जो ईस्टर्न इंडिया में करीब 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री है सालाना। तो हम मेरी ये रहेगी कि ये इसका ग्रोथ 22% से ऊपर ग्रोथ हो हर साल, मेरी इच्छा रहेगी, और इस डायरेक्शन में हम काम करेंगे। और प्लास्टिक के जो सराउंडिंग जो नेगेटिविटी हो रही है जी, और जो एक सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई है, वो भी उस मैटर में भी हम लोग ने काफ़ी काम किया है गवर्नमेंट में। और ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए, जब सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक की डेफिनेशन एक तैयार कर दी है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का तो एक एनोमॉलीज जो रहे वो अब रहे नहीं भाई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिफरेंसेस था, जो एनोमॉलीज जो थी, अलग अलग डेफाइन, क्योंकि अलग स्टेट गवर्नमेंट अपनी डेफिनेशन अलग अलग बताते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी डेफिनेशन अलग बताते थे सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में। अब चूंकि सिंगल यूज प्लास्टिक की पॉलिसी एक पॉलिसी बन गई है, तो सारे भारतवर्ष में एक ही तरह की प्लास्टिक की पॉलिसी रहेगी। और इसमें क्या इंडस्ट्रियलिस्ट को इजी रहेगा कि किस डायरेक्शन में उनको बढ़ना है और क्या प्रोडक्ट में लेके बढ़ना है और किस तरह के प्रोडक्ट बनाने हैं। और हम इसके बावजूद भी हम रिसाइकलिंग की तरफ काफ़ी काम कर रहे हैं। हमने अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ईपीआर प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ईपीआर को लेके कई सेमिनार्स कर रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके कई सेमिनार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लोगों में सूचना बताएं कि भी प्लास्टिक को आप रिसाइकल करिए, उसको ऐसे डिस्पोज मत करिए या कचरे में मत डालिए, उसका कचरा अलग रखिए। तो ये सब सारी योजना चल रही है। शिशिर जी, इंडप्लास एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन है पूर्वी भारत का, तो आगे की योजनाएं उसको लेकर के क्या बना रहे हैं? ये बहुत ही अच्छी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और ये चीज़ मैं आपको बताने वाला भी था कि 2018 इकाई के बाद हर 3 साल में 2021 में इंडप्लास होना था। क्योंकि कोविड के कारण 2021 वाला इंडप्लास नहीं हो पाया, तो अभी हमने 2022 में ये हमने ठाना है कि हम 2022 नवंबर में इंडप्लास करेंगे। 2018 में हमने करीब 20,000 स्क्वायर मीटर का जगह बुक की थी। इस बार हम करीब 25,000 स्क्वायर मीटर की स्पेस हमने टारगेट किया है बुकिंग के लिए। पिछले बार करीब 800 एग्जीबिटर थे, हमने इस बार ये हमारा टारगेट है करीब 1000+ एग्जीबिटर आए। और इस बार हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मच बेटर मिल रहा है। पिछले बार एक यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्जीबिशन सेंटर तैयार किया है मिलन मेला ग्राउंड में, जिसके अंदर करीब 1,22,000 स्क्वायर फीट के 2 हैंगर्स है, मतलब करीब 2.5 लाख स्क्वायर फीट का रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने रेडी हॉल बना के दे रहे हैं। और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कार पार्किंग, सेमिनार हॉल और एयर कंडीशनड हॉल विद द हाइट ऑफ 40 से 45 फीट की हाइट का हॉल रहेगा। इस बार हमें भव्य रूप से इंडप्लास की हम तैयारी कर रहे हैं। अगर ये पैंडेमिक का सिचुएशन एंड हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रैवल चालू हो जाते हैं, सरकार के द्वारा रेस्ट्रिक्शन बंद हो जाते हैं, हम आशा करते हैं कि हम ये 2022 का इंडप्लास सर्वोत्तम इंडप्लास होगा। और ये ऐसी एग्जीबिशन, देखिए ईस्ट इंडिया में तो इंडप्लास वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन होता ही है हर एक सेक्टर। तो हमारा यही आशा है कि इस बार इंडप्लास और ऊंचा स्थान ग्रहण करे और इट विल बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन इन ऑल द सेक्टर इन ईस्टर्न इंडिया। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता शिशिर जी कि अभी 2022 थोड़ा जल्दबाजी में अब या बहुत कम समय
में आप एक बड़े एग्जीबिशन को प्लान कर रहे हैं, तो कैसे, कितनी जल्दी से क्या तैयारी करेंगे आप? सर हम करीब फरवरी में इसको लॉन्च करने का हमारा विचार है। जी जी। और रहा बात की प्रमोशन, तो एक बार जैसे लॉन्च हो जाए तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और 1-to-1 मार्केटिंग ये करके हम इसको आगे बढ़ेंगे। जी। इस बार हमारे साथ ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में या क्योंकि हमारे पास रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से। हर बार तो हमें सिर्फ रॉ स्पेस मिलता था, उस पर हमें खुद के हैंगर्स तैयार करने पड़ते थे, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता था। इस बार वो फैसिलिटी है, तो हमें लगता है कि ये समय हमारे लिए काफ़ी है। 8 महीना का जो समय है, 7-8 महीने का जो समय है, उसमें हम अच्छा से अच्छा इंटरप्लास करते जाएं, क्योंकि हमारी जो कंसंट्रेशन है, जो हमारे हम जो पहले एनर्जी, स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में लगाते थे, वो हमारी अब एनर्जी सिर्फ चैनलाइज होगी ये आपका अवेयरनेस क्रिएट करने में, मार्केटिंग करने में और प्रमोशनल एक्टिविटी करने में। और सर ये लास्ट 3-4 साल में कोविड के कारण एक बहुत बड़ा वॉइड हो गया है मार्केट में। हमें लास्ट भी ये जो थर्ड वेव से पहले 2-3 महीने करीब एग्जीबिशन फिर से चालू हुए थे। कुछ एक एग्जीबिशन सेक्टर वाइज एग्जीबिशन जैसे दिल्ली में होस्ट होने चालू हुए थे सेकेंड वेव और थर्ड वेव के बीच में ड्यूरिंग अक्टूबर एंड दिसंबर। हमने देखा गया कि फुटफॉल काफ़ी अच्छी रही और लोगों के मन में लास्ट 2 साल के बाद एक उत्साह, नई उत्साह जागी है कि 2 साल के जो पीछे रह गए हैं, जो उनके पास जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो पाया है, या एजुकेशन जो लगातार इंडस्ट्री को लेके और जो लगातार जो एक्सपोजर मिलना चाहिए लास्ट 2 साल में लोगों को नहीं मिल पाया है, तो इसके लिए एक उत्साह, बहुत अच्छी उत्साह है लोगों के मन में कि एग्जीबिशन हो, उसमें पार्टिसिपेट करें। ऐसी उत्साह हमें लगती है कि लोगों के मन में है, और खासकर इंडस्ट्री के लोगों के मन में है। तो ये चीज़ देखा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर थर्ड वेव आने के बाद ये थोड़ा बैक ट्रैक हो गया है। हाँ जी जी। और इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में आप प्लास्टिक उद्योग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन की तरफ से मैं प्लास्टिक उद्योग को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये प्लास्टिक में ग्रोथ निरंतर है और अच्छी ग्रोथ है। प्लास्टिक को लेके जो लोगों के मन में जो धारणा है, उससे निराश होने की कोई दरकार नहीं है। सरकार की तरफ से अच्छी सी अच्छी पॉलिसी, प्लास्टिक में एक बहुत अच्छी पॉलिसी आई है सिंगल यूज को प्लास्टिक को लेके, और अच्छी से और उसको रीड्राफ्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो सरकार का भी मेजर फोकस प्लास्टिक पे रहेगा, और प्लास्टिक इंडस्ट्री को क्वालिटी को साथ चलते हुए क्वालिटी बरकरार रखनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट बनाए, इट मस्ट बी एज पर द इंटरनेशनल क्वालिटी पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आज अगर क्वालिटी पे सेक्टर वाइज कॉम्प्रोमाइज़ करें तो प्लास्टिक प्रोडक्ट की, प्लास्टिक की छवि खराब रहती है, और कहीं पर भी दरकार नहीं कि प्लास्टिक को कॉम्प्रोमाइज़ करके, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके इसका काम हो अपने। और ग्रोथ बहुत बढ़िया है प्लास्टिक सेक्टर में। हाँ, आने वाले सालों में थोड़ी चैलेंजेस रहेगी रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी को लेके, तो वो लेकिन भी क्योंकि नए काफ़ी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस ऐड हो रहे हैं, वो कुछ टेम्पररी फेज में हो सकता है कुछ रॉ मटेरियल्स को लेके चैलेंजेस बने, लेकिन आई थिंक प्लास्टिक की ग्रोथ अच्छी है। और एमएसएमई सेक्टर में फिनेंस की भी अवेलेबिलिटी अभी बहुत इजी हो गई है। बैंक जो पहले प्लास्टिक क्षेत्र में जो पैसा देने से डरता था, अभी उल्टा हो गया, प्लास्टिक क्षेत्र को वेलकम कर रहा है। उनके टारगेट क्षेत्र भी प्लास्टिक है बैंकों के। तो ओवरऑल ग्रोथ बढ़िया है।